हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डीप स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस की थी और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है या कह लो पॉइंट है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है एटॉमिक लेवल। ठीक है, सबसे पहले आपको पता ही होगा कि एटम क्या है। द स्मॉलेस्ट, पहले जो है ना, इसकी जो डेफिनेशन थी वो इस तरह कही जाती थी कि एटम है और एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, पर बाद में चलकर पता लगा था कि एटम भी डिविजिबल है। ठीक है, इनमें, इन तीन चीजों में और भी काफी होते हैं, पॉजिट्रॉन होता है, लेकिन हम यूं कह सकते हैं कि जो एटम है वो खुद इन तीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एटम खुद सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है और हमारे पास जितने भी मैटर होते हैं वो भी किससे मिलकर बने हुए होते हैं, एटम से मिलकर। और एटम खुद किससे मिलकर बना होता है, इन तीनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कहते हैं इन नेचर देयर आर मोर देन 100 ऑफ एलिमेंट, अमंग देम 16 आर वाइटल फॉर लाइफ एंड ओनली 6 आर बेसिक। ठीक है, और वो बेसिक कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। ये रह गया हमारी नेचर के अंदर 100 से ज्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें से 16 को वाइटल माना जाता है जिंदगी के लिए, और उनमें से 6 ऐसे हैं जो बेसिक है, यानी तकरीबन हर एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रेजेंट होने वाले हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बेसिक एलिमेंट। ठीक है, तो जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बना लेते हैं? फिर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। जब एटम मिलेंगे तो एक जो है ना वो माइक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल जो है वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल, एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। जब एटम्स यानी कि एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे, एलिमेंट्स के एटम आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना लेंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल बना लेंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल होती है भाई ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। यानी कि लेट्स सपोज अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो इसके अंदर कार्बन भी होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इसका फार्मूला कुछ ऐसे होता है कि C6H12O6। ये अब हमारे पास समझो कि ग्लूकोज का फार्मूला है, यानी इस ग्लूकोज में ये तीनों के तीनों प्रेजेंट है। और जब काफी सारे माइक्रो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल। अगर देखो काफी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल बना लेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं। काफी ज्यादा अमीनो एसिड आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे? प्रोटीन बना लेंगे। काफी ज्यादा फैटी एसिड आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे? फैट्स बना लेंगे। इन सिंपल, एलिमेंट्स मिलेंगे तो माइक्रो मॉलिक्यूल बनेगा, माइक्रो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल ऑर्गेनेल्स को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स को बनाते हैं। भाई अगर हम बात करें, लेट्स सपोज हम सेल मेम्ब्रेन की मिसाल लेते हैं। किसकी मिसाल लेते हैं? हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप देखो क्या क्या चीजें होती हैं। प्रोटीन है, ठीक है, फास्फोलिपिड फास्फेट होता है, ठीक है, लिपिड्स होते हैं, ठीक है, इस तरह कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है? ये मैक्रो मॉलिक्यूल, ये सब मैक्रो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? सेल का एक ऑर्गेनल, सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स मिल जाते हैं तो वो एक क्या बना लेते हैं? सेल। ठीक हो गया, ये बात आपने माइंड में रखनी है। इसके बाद हमारे पास सेल्यूलर लेवल आ रहा है तो हम देखने वाले हैं कि सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, हम सेल्यूलर लेवल पे भी जा रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहली चीज आती है वो है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म सर जी अब क्या होता है? देखिए, ये हमारे पास एक सेल है, ये सेल के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस, और साइटोप्लाज्म यानी सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, इसके यहाँ पर भी जो है ना सेंटर में जेली लाइक सब्सटेंस फील्ड होता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को जो है ना एक कलेक्टिवली नाम दिया जाता है जिससे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास समझो कि प्रोटोप्लाज्म मिलकर, या प्रोटोप्लाज्म जो है ना मिलकर प्रोटोप्लाज्म के अंदर बाकी सारे ऑर्गेनल्स भी हो जाते हैं तो वो सब मिलजुल कर काम करने लग जाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा फिर? सेल। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर देखे ना, साइटोप्लाज्म में बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, इसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी
जो है ना वो डीएनए होते हैं, प्रोटीन वगैरह होते हैं, तो वो सब मिलकर करने लग जाते हैं एक पार्टिकुलर मैनर के अंदर। तो उन सबको पार्टिकुलरली क्या बोला जाएगा फिर, कि भाई वो एक अब सेल बना लिया उन्होंने, ठीक है। और सेल वो चीज है जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि जो हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है ना, किसी भी लिविंग थिंग की जो शुरुआत होती है वो हमारे पास सेल से होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, बैक्टीरिया वो एक जिंदा चीज है, ठीक है। कोलेरा है वो एक जिंदा चीज है, ये इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो। अच्छा, इसके बाद बहुत ही सिंपल है अभी। इसके बाद जब काफी सारे सेल्स मिलजुल कर एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में सेम काम करने लग जाएंगे, काफी ज्यादा सेल्स मिलजुल कर एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में मिलजुल कर काम करने लगेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे कलेक्टिवली क्या, टिश्यू। लेट्स सपोज ये एक सेल है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा, पांचवा, इसी तरह काफी ज्यादा जब सेल्स मिल जाएंगे और एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करने लगेंगे, तो हम इनको क्या बोल देंगे कि ये टिश्यू है। टिश्यू काफी ज्यादा किस्म के होते हैं, स्क्वामस होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, वो आगे चलकर हम जो है ना मजीद सेल एंड टिश्यू वाले चैप्टर में आगे चलकर मजीद एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। जब डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज हैं, जब हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज हैं, वो मिलजुल कर कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे, ठीक है। तो वो क्या बना लेंगे, एक ऑर्गन। ऑर्गन कैसे, हमारे पास जैसे भाई हमारे पास हम कहेंगे किडनी एक ऑर्गन है, सही है, आपने याद रखना है। किडनी ऑर्गन है, हार्ट ऑर्गन है, सही है, ब्लेडर ऑर्गन है। अब ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट आप समझें कि टिश्यू से मिलकर बने हुए, ये तीनों हमारे पास क्या है, ये ऑर्गन है, ठीक हो गया। अब जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाएंगे, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिल जाएंगे और अरेंज मैनर में काम करने लगेंगे, तो एक ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास वो है, किडनीज है, ठीक है। हमारे पास इस तरह से दो किडनीज होती हैं, ये हमारे पास दो किडनी है। किडनी के साथ ये दो पाइप की तरह ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम यूरेटर कहते हैं। उसके बाद जी हमारे पास इस तरह से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है ना यूरेटर के साथ और किडनी के साथ कनेक्टेड होता है, जिसे हम ब्लेडर कहते हैं। ब्लेडर के सामने एक छोटा सा पाइप होता है, नाली होती है, जिससे जो है ना यूरेथ्रा को, जिसे यूरिन को एक्सक्रीट करवा दिया जाता है, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। यानी अब किडनी, यूरेटर, ब्लेडर, यूरेथ्रा। अब देखिए, आप देखें, एक दो तीन चार ऑर्गन्स मिल गए और ये मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। और इस ऑर्गन सिस्टम का जो आप ये देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं इसे, यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल आ रहा है, वो आ रहा है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब मुख्तलिफ मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स, क्या, कि जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स मिलजुल कर एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में सेम यूनिट होके काम करेंगे ना, तो वो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम एक सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। इस तरह हमारे जिस्म के सारे सिस्टम क्या है, आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और मिलकर एक ही ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के मतलब जिंदा रहने के लिए वो सारे मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बना लिया, मिलके एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना लिया। इन सिंपल, जब काफी सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल जाएंगे तो वो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल तो आप कुछ भी, ह्यूमन ले लो, बर्ड ले लो, कोई भी स्नैक ले लो, तो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टेक्सोनॉमिक लेवल। इसमें क्या होता है, कहते हैं कि स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिक लेवल। स्पीशी क्या है, टेक्सोनॉमिक लेवल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। अब स्पीशी में क्या होते हैं, स्पीशी में ऑर्गेनिज्म आते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म, जो के मार्फोलॉजिकली सिमिलर। अब मार्फोलॉजिकली तो हमने इसकी शुरू में से समझो कि सेकंड लेक्चर में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। मार्फोलॉजिकली इसका मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बाहर की बनावट, अगर वो बाहर से दिखने में जो है ना एक जैसा है ना, तो उनको सेम ग्रुप में माना जाता है, यानी उनको एक सेम स्पीशी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, टेक्सोनॉमिक लेवल में तो कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकें और ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें। लाइक मैं कह सकता हूँ पैरट, एक पैरट है, ग्रीन पैरट। अब सारे के सारे ग्रीन पैरट सेम स्पीशीज है, ठीक है। उसके अलावा कोई और, मैं कहता हूँ क्रो है, तो क्रो कोई और स्पीशीज है। उसमें कहता हूँ मैं पीकॉक है, तो पीकॉक कोई और जो है ना वो एक स्पीशी। अब यूं नहीं होगा कि कोई
जो है ना स्पैरो है तो वो पीकॉक के साथ मैटिंग कर लेगी तो कोई एक ऑर्गेनिज्म पे जो है ना वो पैदा कर लेंगे। ऐसे नहीं कि भैया हमारे पास एक स्पीशीज है ना पैरट की, तो आपस में इंटरब्रीड करेंगी और एक न्यू क्या करेंगे ऑफस्प्रिंग को पैदा करवा रहे होंगे इस तरह। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हमारे पास मौजूद होती हैं जो कि मार्फोलॉजिकली भी दिखने में भी सेम हो, उन्हें हम एक स्पीशी कंसीडर करते हैं। सही है। इसके बाद क्या होगा पॉपुलेशन। जब सेम काइंड ऑफ स्पीशीज मिलजुल कर एक स्पेसिफिक एरिया पर रहने लगेंगी ना, तो हम उन्हें कंसीडर करेंगे कि भाई ये एक पॉपुलेशन बन गई। इसकी एग्जांपल कैसे ले लेते हैं, मैं कहता हूँ हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, मैं कहता हूँ हमारे पास एक दरख्त है। अब इस ट्री पर सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कहता हूँ कि ना इस तरह से पैरट्स रह रहे हैं, ग्रीन कलर के पैरट, ठीक है। तो अब मैं कहूंगा अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई उस दरख्त पर कौन रहता है, तो मैं कहूंगा भाई वहां पर है ना पेरेट्स की एक पॉपुलेशन रहती है। क्या कहूंगा, पेरेट्स की क्या रहती है, एक पॉपुलेशन रहती है। समझ आ गई। मतलब कि अगर किसी भी स्पेसिफिक प्लेस पर सेम काइंड ऑफ स्पीशी रहेगी तो हम उस स्पीशीज के ग्रुप को क्या बोल देंगे कि वो एक पॉपुलेशन है। सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी। जब डिफरेंट स्पीशीज, यहाँ पर ये लफ्ज समझ जाना आप, फिर आप कम्युनिटी समझ जाएंगे क्या है। जब डिफरेंट स्पीशीज रहने लग जाए स्पेसिफिक हैबिटेट पर, सेम जगह पर जब डिफरेंट स्पीशीज रहेंगी तो अब उसको हम पॉपुलेशन नहीं, उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। लेट्स सपोज मैं कहूँ यहाँ पर ग्रीन कलर के पैरेट्स थे एक दरख्त पर, ठीक है, एक स्पेसिफिक जगह पर एक दरख्त पर ग्रीन कलर के पैरेट्स थे, पर अब क्या हुआ, यहाँ पर क्रोज भी आकर रहने लगे, ठीक है, यहाँ पर क्रो भी आके रहने लगे, यहाँ पे पीजन्स भी आके रहने लगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज आकर इस दरख्त पर रहने लगी, स्पेसिफिक जगह पर रहने लगी। तो अब मैं इसकी कंप्लीट इन सब के ग्रुप को मिलाकर क्या बोलूंगा कि वहां पर बर्ड्स की क्या रहती है, कम्युनिटी रहती है। यानी जब डिफरेंट स्पीशीज सेम जगह पर रहेंगी तो हम उन्हें एक, उनके ग्रुप को एक कम्युनिटी कंसीडर करेंगे। सही हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कौन सा लेवल, इकोलॉजिकल सिस्टम लेवल। इसमें क्या होता है कि कम्युनिटीज को, जितनी भी हमारे पास कम्युनिटीज होती है ना, उनको उनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। यानी कि जब कम्युनिटी को नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ मिलाकर जो है ना, अगर हम उनको देखना चाहें कि ये कौन सा लेवल बन रहा है, तो वो एक इकोलॉजिकल लेवल होगा। लाइक मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है ना, हमारे पास मैं कहता हूँ कि ह्यूमंस हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म लैंड पर रह रहे हैं, तो उन्हें नीड किसकी पड़ती है, उन्हें अपने माहौल से जो है ना दूसरे नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में, लेट्स सपोज मैं कहूँ, वो माहौल से क्या ले रहे हैं अपने अंदर, रेस्पायर करने के लिए माहौल से ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो माहौल को रेसिप्रोकल में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी अब नॉन लिविंग के साथ भी इनका थोड़ा इंटरेक्शन बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक इकोलॉजिकल सिस्टम। लाइक मैं कहूँ फिशेज के लिए जो तालाब है वो उनका इकोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है। लैंड पर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वहां पर उनकी जो एयर है, वो जो मिट्टी है, वो उनका इकोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है। इस तरह काफी सारे हमारे पास इकोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, उनको आप बायोम भी कह सकते हो कि भाई एक जो पांड है हमारे पास, पांड एक अलग जो है ना इकोलॉजिकल सिस्टम है या बायोम है। हमारे पास टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट जो है वो एक अलग जो है ना बायोम है या इकोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद आप यूं समझ जाओ कि सारे के सारे जितने भी बायोम्स या इकोलॉजिकल सिस्टम्स है ना, वो सारे के सारे मिलकर एक क्या बना रहे हैं, बायोस्फीयर। सिंपल, यानी कि अर्थ का वो हिस्सा, यहां से आप समझें कि अर्थ का वो हिस्सा जिस भी हिस्से पर, अर्थ का वो हिस्सा जिस भी हिस्से पर लाइफ एग्जिस्ट करती है ना, वो बायोस्फीयर है। या मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए एग्जांपल दूं। लेट सपोज मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई ये एक अर्थ है, ठीक है। अर्थ में यहाँ तक ये तो पानी है, ठीक है, ये पानी है नीचे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये जमीन है। यहाँ तक लेट्स सपोज मैं कहता हूँ पानी है। अगर यहाँ पर मछलियां प्रेजेंट है, भाई पानी की इतने नीचे तक जो है ना वो मछलियां प्रेजेंट है, इतने नीचे तक, ठीक है। और अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर आसमान में इधर तक जो है ना वो प्रेजेंट है, कौन, मतलब चील कौवे परिंदे जो भी सब प्रेजेंट है। और इसके बाद मैं एक लाइन खींचता हूँ इस तरह, एक गोल सर्किल खींचता हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, इस सर्कल के अंदर कंप्लीटली लाइफ आ गई, जमीन के नीचे वाली भी, आसमान में ऊपर वाली भी। यानी कि ये एक ऐसा स्फीयर है जिसके अंदर कंप्लीट लाइफ आ जाए, उससे बाहर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट न करती हो, तो उस स्फीयर को क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। इसके अंदर आपके सारे बायोम्स आ जाते हैं, लाइक लैंड वाला भी, टेरेस्ट्रियल भी, वो तो सेम बात हो गई। लाइक कह लो पॉन्ड वाला, तालाब, रिवर वगैरह, वो सारे के सारे मिला के जो है ना उन सबको कलेक्टिवली फिर हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर लेवल जो है ना वो कहा जाता है।
आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं आप लोग के लिए और ज़्यादा बेहतर वीडियोस बनाता रहूं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।